बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये कराची बोर्ड का 2016 का क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए आइए इसको पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। गिवन में हमें कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड क्लोजिंग प्रोसेस ऑन December 31st 2015 फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेहान एंड कंपनी। डेबिट बैलेंसेस दिए हुए हैं हमें और क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए हैं। डेबिट बैलेंसेस में कैश है, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, मर्चेंडाइज, इन्वेंटरी, ऑफिस सप्लाइज, मशीन, इंश्योरेंस एक्सपेंस, ड्राइंग्स, परचेजेस, सेल्स रिटर्न, ट्रांसपोर्टेशन एंड रेंट एक्सपेंस। जबकि इनका टोटल है 197,000। क्रेडिट बैलेंसेस में हमारे पास जो हेड ऑफ अकाउंट्स दिए गए हैं उसमें अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, मशीन है, अनअर्न्ड कमीशन है, सेल्स है, अकाउंट्स पेबल, कैपिटल, परचेज रिटर्न, नोट्स पेबल, और इनका टोटल भी 197,000 है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें कह रहे हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन December 31st 2015 ₹5,000। जबकि डेप्रिसिएशन है मशीन पर 3,000। ऑफिस सप्लाईज जो यूज़ हो गए हैं उनका अमाउंट 2,000 है। इंश्योरेंस जो एक्सपेंस हो गया है वो 3,000 है। अनर्न कमीशन में से जो बाकी अनर्न कमीशन रह गया है वो 1,000 है, और सैलरीज एक्सपेंस है हमारे पूरे साल के 10,000। रिक्वायर्ड में हमें कह रहे हैं प्रिपेयर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। आपको तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, इन तीन ऑप्शंस में से कोई सी दो ऑप्शंस आपने फॉलो करने हैं। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या क्लोजिंग एंट्रीज। हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसमें अभी हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और उसके बाद फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। चलिए आइए अब हम इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमने इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना दिया है। सबसे ऊपर हमने रेहान एंड कंपनी कंपनी का या जो भी बिजनेस है उसका नाम लिख दिया है। उसके बाद इनकम इनकम स्टेटमेंट की हेडिंग दे दी है, और उसके बाद फिर हमने डेट की हेडिंग डाल दी है फॉर द ईयर एंडेड December 31st। आपको याद होगा कि इनकम स्टेटमेंट हम शुरू करते हैं सेल्स के अमाउंट से। तो सबसे पहले हम सेल्स लिखेंगे, अपना थर्ड कॉलम में लिखेंगे। चेक करते हैं सेल्स का अमाउंट हमें कितना गिवन है। देखिए क्रेडिट बैलेंसेस में सेल्स का अमाउंट हमें गिवन है ₹75,000। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर 75,000। सेल्स में से हम दो चीज़ें माइनस करते हैं, सेल्स रिटर्न एंड सेल्स डिस्काउंट। क्वेश्चन में आते हैं और यहाँ पर देखें हमें सेल्स रिटर्न का अमाउंट दिया गया है 5,000 रुपये, जबकि सेल्स डिस्काउंट का कोई अमाउंट गिवन नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ सेल्स रिटर्न का अमाउंट है, इसको हम लेस कर देंगे। सेल्स रिटर्न 5,000। सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट बचेगा ये कहलाएगा नेट सेल्स, और इसका अमाउंट है 70,000, जिसे हमने फोर्थ कॉलम में लिख दिया है। नेट सेल्स में से हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हमें इसकी स्टेटमेंट बनानी होती है। क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें कहीं भी गिवन नहीं है, तो हम सबसे पहले मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर ले लेते हैं। इसका अमाउंट भी हम सबसे पहले थर्ड कॉलम में लिखते हैं, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमें गिवन है, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी हमें गिवन है 15,000। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी में हम ऐड कर देते हैं नेट परचेजेस। नेट परचेजेस भी हमें गिवन नहीं है, ये भी हम फाइंड आउट करते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले परचेजेस का अमाउंट लिखते हैं। और इस क्वेश्चन में हमें परचेजेस का अमाउंट गिवन है 32,000 रुपीज़। इसको हम सेकंड कॉलम में लिखते हैं। परचेजेस में हम ऐड कर देते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन। देखिए क्वेश्चन में हमें ट्रांसपोर्टेशन इन का अमाउंट गिवन है 10,000 रुपीज़, ये हम ऐड कर देंगे इसमें।
ट्रांसपोर्टेशन ऐड करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आता है वो कहलाता है ग्रॉस परचेज। इस ग्रॉस परचेज में से हम लेस कर देते हैं दो आइटम्स, परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट। क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास कौन सा आइटम गिवन है। देखिए यहाँ पर परचेज रिटर्न गिवन है जबकि परचेज डिस्काउंट्स नहीं है। परचेज रिटर्न हमें दिया गया है 2000। परचेज रिटर्न माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी नेट परचेजेस दैट इज इक्वल टू 40,000। नेट परचेजेस और ओपनिंग इन्वेंटरी दोनों को आपस में प्लस कर दिया जाता है। जब इनको हम प्लस करते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट आता है वो होता है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। यानी ये वो अमाउंट है जो हमारे पास फॉर सेल मौजूद था। ये इसमें से हम माइनस कर देते हैं अगेन एंडिंग इन्वेंटरी। क्वेश्चन में हमें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एट एंडिंग इन्वेंट्री यानी 31 दिसंबर की इन्वेंट्री गिवन है 5,000 रुपये। आइए इसको माइनस करते हैं 5,000 को जो कि एंडिंग इन्वेंट्री है। एंडिंग इन्वेंट्री जब हम माइनस कर देते हैं गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से तो हमारे पास अमाउंट आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, यानी वो सामान जो बिक गया उसकी कीमत। इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम नेट सेल्स में से माइनस करते हैं तो हमारे पास अमाउंट आ जाता है ग्रॉस परचेज का, सॉरी ग्रॉस इनकम का, ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट्स आ गए 20,000। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस करेंगे एडमिन एंड जर्नल एक्सपेंसेस। ओके, अब हम देखते हैं एडमिन जर्नल एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या क्या एक्सपेंसेस गिवन है। याद रखिएगा जब कभी भी आप एडमिन और जर्नल एक्सपेंसेस को सर्च करेंगे तो आपने करना ये है कि अपने सारे डेबिट बैलेंसेस में सर्च करना है। वहाँ से जो जो एक्सपेंसेस मिलते जाएं उन एक्सपेंसेस को एडिशनल इन्फॉर्मेशन से टैली करके फिर वहाँ पर लिखना है। मसलन ये कैश है, ये एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट है, इन्वेस्टमेंट भी एसेट है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ऑफिस सप्लाईज, मशीन, इंश्योरेंस एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस है 5,000। लेकिन इसकी एडजस्टमेंट देखते हैं। देखिए डी एडजस्टमेंट में कह रहे हैं कि इंश्योरेंस एक्सपेंस ₹3,000। तो बेसिकली हमारी इंश्योरेंस एक्सपेंस हुई है 3,000। इसके बाद आगे चलते हैं। इंश्योरेंस एक्सपेंस के बाद ड्राइंग्स है, परचेजेस, सेल्स रिटर्न, ट्रांसपोर्टेशन एंड रेंट एक्सपेंस है 20,000। और रेंट एक्सपेंस के बारे में क्या हमारे पास कोई एडजस्टमेंट है? डेप्रिसिएशन, ऑफिस सप्लाईज, अनअर्न्ड कमीशन, सैलरीज एक्सपेंस नहीं। रेंट एक्सपेंस के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो रेंट एक्सपेंस ऐसे ही आ जाएगा टोटल एंड द अमाउंट इज 20,000। ओके, सारे डेबिट बैलेंसेस से हमारे एक्सपेंसेस हमें मिल गए। अब हम आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में और यहाँ से अपने सारे एक्सपेंसेस को ट्रेस आउट करते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, दैट इज 3,000। इसके बाद ऑफिस सप्लाईज यूज्ड, जो ऑफिस सप्लाईज हमारे यूज हो गए हैं वो हैं 2,000। ऑफिस सप्लाईज के बाद है इंश्योरेंस एक्सपेंस, ये हम लिख चुके हैं। अनअर्न्ड कमीशन हमारा इनकम है। सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर, इसके बारे में पहले हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, अब हमें बता रहे हैं कि जी पूरे साल का जो सैलरी एक्सपेंस है वो है 10,000। तो ये भी हम लिखेंगे यहाँ पर सैलरीज एक्सपेंस। सबको टोटल करेंगे
और इसको माइनस में लिखेंगे। तो ये आ गया हमारे पास टोटल एडमिन एंड जर्नल एक्सपेंसेस। एडमिन एंड जर्नल एक्सपेंसेस को हम माइनस कर देते हैं ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट में से। इन दिस केस हमारे पास आ रहा है नेट लॉस, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव बैलेंस आ गया है। नेट लॉस। ओके, इसके बाद फिर हम देखते हैं क्या क्या हमारे पास कोई अदर इनकम है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अनअर्न्ड कमीशन 20,000, जबकि इसकी एडजस्टमेंट है अनअर्न्ड कमीशन 1,000। तो पहले हमारे पास अनअर्न्ड कमीशन एक लाइबिलिटी थी 20,000 रुपये की। अब उसमें से अनअर्न्ड कमीशन सिर्फ 1,000 रुपये रह गया, यानी सिर्फ 1,000 रुपये की लाइबिलिटी रह गई है। तो बाकी कमीशन हमारा अर्निंग में आ गया, इसका मतलब वो हमारी कमीशन इनकम हो गई 19,000 रुपये की। तो इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे एज अदर इनकम। कमीशन इनकम जो कि है 19,000। ऐड करके देखते हैं कि अब नेट फिगर हमारे पास क्या आई है। 1,000 का नेट इनकम आ गया हमारे पास। जी तो स्टूडेंट्स, हमने इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट कर ली है, जहां पर हमारी इनकम नेट इनकम आई है 1,000 रुपये आफ्टर कमीशन इनकम। अदरवाइज हमारे पास नेट लॉस आ रहा था बेसिकली। अब हम चलते हैं अपनी बैलेंस शीट की तरफ और बैलेंस शीट बनाते हैं। स्टूडेंट्स, हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया है। सबसे ऊपर हमने बिजनेस का नाम लिख दिया है, फिर हमने बैलेंस शीट की हेडिंग डाल दी है, और उसके बाद तीसरे नंबर की जो हेडिंग आती है वो डेट की हेडिंग, और बैलेंस शीट के फॉर्मेट में डेट की हेडिंग आती है एज ऑन December 31st 2015। राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर हमारे पास एसेट्स होते हैं। एसेट्स में सबसे पहले करंट एसेट्स होते हैं और उसके बाद फिर फिक्स एसेट्स के पोर्शन आता है। इनके जब टोटल्स हम लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है टोटल एसेट्स। और राइट साइड पर हमारे पास होते हैं इक्विटी, और इक्विटी के दो पोर्शंस होते हैं, करंट लायबिलिटी भी इक्विटी है और नॉन करंट लायबिलिटी भी इक्विटी है। हम इसको एक ही कर देते हैं, करंट और नॉन करंट को अलग अलग नहीं, बल्कि सिर्फ लायबिलिटीज को हम एक साथ कर देते हैं। लायबिलिटीज का पोर्शन आ गया, टोटल लायबिलिटीज आ जाएंगी। ऑनर इक्विटी का पोर्शन आ गया, टोटल ऑनर इक्विटी आ जाएगा। और उसके बाद जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल इक्विटी आ जाएगा। और आपको याद होना चाहिए कि बैलेंस शीट शुड बी बैलेंस्ड, यानी टोटल इक्विटी और टोटल एसेट्स दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। अगर ये आपस में बराबर नहीं है तो आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सवाल में से देखते हैं हमारे पास कौन कौन से एसेट्स हैं, और उनको फिर हम यहाँ पर पोस्ट करते जाते हैं। एसेट्स याद रखिएगा हमेशा आपको डेबिट बैलेंसेस में मिलेंगे और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मिलेंगे एसेट्स, ठीक है। जैसे डेबिट बैलेंस में पहला पहला बैलेंस है आपके पास कैश। कैश हमारा एसेट होता है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। और याद रखिएगा करंट, ये कैश जो है वो करंट एसेट होता है। उसके बाद है अकाउंट रिसीवेबल। आमतौर पर अकाउंट रिसीवेबल के साथ आता है अलाउंस फॉर बैड डेट, लेकिन इन दिस केस वी डोंट हैव एनी अलाउंस फॉर बैड डेट, तो हम अकाउंट रिसीवेबल को भी डायरेक्ट लिख लेंगे। ओके, ये एक चीज़ और चेक करते जाएं, जो भी हेड आप यहाँ से उठाएं उसकी आप एडजस्टमेंट भी चेक करेंगे साथ में। लाइक कैश था तो हमें चेक करना चाहिए कि यहाँ पर कोई उसकी एडजस्टमेंट तो नहीं गिवन। और इसी तरीके से हमारे पास है अकाउंट रिसीवेबल, तो क्या उसकी कोई एडजस्टमेंट गिवन है? इन दोनों की कोई एडजस्टमेंट यहाँ पर गिवन नहीं है। अकाउंट रिसीवेबल है हमारे पास 30,000। इसके बाद हमारे पास है इन्वेस्टमेंट, और याद रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट आपका फिक्स एसेट होता है। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 25,000, हम इसे भी वहां पर लिख लेते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग है, ये तो एक्सपेंस हो चुकी है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग हमें चाहिए होती है, ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंडिंग इन्वेंट्री का अमाउंट। मर्चेंडाइज
इन्वेंटरी। इसके बाद है हमारे पास ऑफिस सप्लाइज, और ऑफिस सप्लाइज का अमाउंट है 4000, जबकि यहाँ पर ऑफिस सप्लाइज में से हमें बता रहे हैं डेटा फॉर एडजस्टमेंट में कि 2000 हमारा खर्च हो चुका है, तो बाकी रिमेनिंग ऑफिस सप्लाइज हमारे पास रह गए 2000। ऑफिस सप्लाइज के बाद है मशीन। मशीन हमारा फिक्स एसेट होता है। मशीन का अमाउंट मैं फर्स्ट कॉलम में लिखूंगा, क्योंकि इसमें से हमने माइनस करना होता है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। मशीन का अमाउंट है 40,000। इसमें से आप माइनस कर देंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। और यहाँ पर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में देखिए आपके पास एक तो ये क्रेडिट बैलेंस में गिवन है 2000, और इसके साथ साथ ये भी डेप्रिसिएशन है 3000। तो 2000 ये प्लस ये 3000 दोनों को मिला के 5000 आप यहाँ से माइनस कर देंगे इसमें से। जब हम इसको माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बचेगा दैट विल बी कॉल्ड बुक वैल्यू, 35,000। ओके, मशीन हो गया। इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस हमें 5000 बता रहे थे, लेकिन यहाँ पर इंश्योरेंस एक्सपेंस के बारे में बता रहे थे 3000। तो इसका मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि इंश्योरेंस अभी भी 3000 हमारा, सॉरी 2000 का इंश्योरेंस अभी भी हमारा प्रीपेड है। तो इसको हम करंट एसेट्स में लिख देंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा करंट एसेट का पार्ट होता है 3000। इसके बाद है हमारे पास कहाँ गया इंश्योरेंस एक्सपेंस। उसके बाद ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स हमारे ऑनर इक्विटी का पार्ट होता है। ऑनर इक्विटी में सबसे पहले हम लिखते हैं कैपिटल एट स्टार्ट, और उसमें से हम लेस कर देते हैं ड्राइंग्स, और ऐड कर देते हैं नेट इनकम। नेट इनकम तो हमें याद है कि 1000 आई थी। ड्राइंग्स हमारे पास है 4000। कैपिटल भी चेक कर लेते हैं। कैपिटल ये देखिए, ये रहा आपके पास कैपिटल 50,000 का। ठीक है, सॉरी ड्राइंग्स को माइनस करना होता है। तो ये आपके पास आ गया कैपिटल एट एंड। 47,000। आगे चलते हैं। ड्राइंग्स हो गया, परचेजेस, सेल्स रिटर्न, ट्रांसपोर्टेशन, रेंट एक्सपेंस, बस। डेबिट बैलेंस में अब मजीद हमारे पास कोई एसेट्स नहीं है, और मजीद एसेट्स को ढूंढने के लिए ज़रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे एक नज़र डालते हैं। यहाँ पर आपको कह रहे हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हम लिख चुके हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी हम लिख चुके हैं, ऑफिस सप्लाईज को भी हम वहाँ पर लिख चुके हैं, इसकी एडजस्टमेंट लिख चुके हैं हम। इंश्योरेंस एक्सपेंस ये भी हम लिख चुके हैं, इसकी एडजस्टमेंट कर चुके हैं। अनअर्न्ड कमीशन ये लायबिलिटी होता है, इसे हम लिख देते हैं लायबिलिटीज में। विच इज इक्वल टू 1000। उसके बाद है सैलरीज एक्सपेंस। देखिए सैलरीज एक्सपेंस हुआ है, लेकिन हमने ये अभी तक पे नहीं किया। आप अपने डेबिट बैलेंसेस में देखें, कहीं पर भी सैलरीज एक्सपेंस का नाम नहीं आया। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, इन्वेस्टमेंट, ऑफिस सप्लाईज, मशीन, इंश्योरेंस, ड्राइंग्स, परचेजेस, सेल्स रिटर्न, ट्रांसपोर्टेशन, रेंट एक्सपेंस, कहीं पर भी हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस का नाम नहीं आया। जबकि यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि जी सैलरी एक्सपेंस तो हुई है, तो इसका मतलब है कि ये अभी तक लायबिलिटी है, तो ये भी हमारी सैलरी पेबल है, जो कि हमने बाद में देनी है। सैलरी पेबल 10,000। ओके, हमारा डेबिट बैलेंसेस कंप्लीट हो गए, हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं ज़रा क्रेडिट बैलेंसेस पे। क्रेडिट बैलेंसेस में देखिए अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है मशीन का, ये हम लिख चुके हैं। अनअर्न कमीशन में से 19,000 हमारा कमीशन इनकम हो गया है, वो हम इनकम स्टेटमेंट में ले चुके हैं, और 1000 स्टिल अनअर्नड है, वो भी हम लिख चुके हैं। उसके बाद है हमारे पास सेल्स, ये इनकम स्टेटमेंट का आइटम है। अकाउंट्स पेबल 15,000, ये हमारी लायबिलिटी है, इसको हम लिख लेते हैं। कैपिटल 15,000, ये हमने लिख लिया है, कैपिटल 50,000। और इसके बाद हमारे पास है नोट्स पेबल 33,000।
देखिए कैपिटल के बाद है परचेज रिटर्न, ये अकाउंट इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, जबकि नोट्स पेबल है 33,000। ये लायबिलिटी हमारी है, नोट्स पेबल 33,000। कहीं पर हमारा 1,000 का डिफरेंस आ रहा है, मुझे लग रहा है कि मैंने कहीं गलती कर दी है। एसेट्स को देख लेते हैं। कैश तो 7,000 था, अकाउंट रिसीवेबल 30,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 5,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग 5,000, यस। उसके बाद ऑफिस सप्लाइज है, ऑफिस सप्लाइज था हमारे पास 4,000, जिसमें से 2,000 का ऑफिस सप्लाइज हमारा खर्च हो गया था, बाकी 2,000 रह गया था, यस। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस था 5,000, जबकि एक्चुअल इंश्योरेंस एक्सपेंस था 3,000, जो हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया 2,000। ओ यस, आई गॉट माई मिस्टेक। तो ये मेरी मिस्टेक थी, प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 था, मैंने जिसको गलती से 3,000 लिख दिया था। तो इस तरह से हमारे टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटीज़ दोनों आपस में बराबर हो गए, 1,06,000, 1,06,000। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और देखिए इस क्वेश्चन में हमने एक गलती भी कर दी थी, एक एरर कर दिया था। और उस एरर को पकड़ने का तरीका क्या है कि आप जैसे मैंने अभी किया कि शुरू से लेकर पहला जो हमने आइटम यहाँ पर लिखना शुरू किया तो उस आइटम से लेकर आप इसको रीचेक करना शुरू कर दें। तो जहाँ कहीं आपने कोई ऐसी मिस्टेक की होगी, टाइपो एरर किया होगा, उसको आप जल्दी से डिटेक्ट कर लेंगे और आप उसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभार हम पेपर के दौरान जल्दबाजी में यहाँ पर कोई टाइपो एरर कर देते हैं या कोई और मिस्टेक्स कर देते हैं। तो इन मिस्टेक्स को डिटेक्ट करने के लिए आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने क्वेश्चन को रीचेक करना है। आमतौर पर बच्चे जब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन गलत हो गया तो वो घबरा जाते हैं, और घबराहट में फिर वो क्वेश्चन को मज़ीद गलत कर देते हैं या अपनी गलती को डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, और बिल्कुल भी नहीं घबराना आपने। और बहुत आराम से सुकून से अपने पेपर को, अपने क्वेश्चन को दोबारा से रीचेक करना है, तो आप अपनी मिस्टेक को पकड़ लेंगे और अपना क्वेश्चन सही कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहाँ ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल एक नए क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।